हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम एक 2021 का सेट डी लेकर आ गए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। आपको इससे जो है क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस से, रिवीजन से आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। क्वेश्चन टू द पॉइंट कैसे लिखने हैं, स्टिक आंसर कैसे लिखने हैं, उसका अच्छे से आपको अभ्यास हो जाएगा। इसलिए आप सभी जो भी वीडियो हैं 2016 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुए हैं उनको अच्छे से देखना। उनका सभी का जो प्लेलिस्ट का लिंक है जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा है सेट डी भाग 1 है सब्जेक्टिव डी का। देखिए पहला क्वेश्चन है, परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है? एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। सबसे पहले भौतिक विज्ञान है जो हमारा 10 अंक का है, उसका पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं परिनालिका वाला। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली की को परिनालिका कहते हैं। देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, तो आपको इसको बिल्कुल रट लेना है, घोट के पी जाना है इसको, और इसको डायग्राम बना के अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो इसका जो इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कैसा होता है? छड़ चुंबक के चारों ओर जैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। देखिए ये दिखा रखा है, ये कुंडली बना रखी तार लपेट लपेट कर, और जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की है तो जो है इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बीच में जो दिखा रखा है परिनालिका के अंदर है, उसके बिल्कुल सीधी हैं रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, उनमें बिल्कुल समान अंतर है। इसका मतलब क्या है कि हर एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक जैसा होता है, एक समान होता है। और इसमें जो छड़ चुंबक में उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं, वैसे ही परिनालिका में ये देखिए उत्तर ध्रुव एन लिखा हुआ है, उत्तरी ध्रुव है, और इधर एस लिखा हुआ है, दक्षिणी ध्रुव है। तो एम चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में देखो विलीन होती जा रही हैं। तो इस तरह से ये परिनालिका है, ये इसका उपयोग जो है विद्युत चुंबक बनाने में भी कर सकते हैं। यहाँ जो परिनालिका के जो ये लपेटे हैं इसके अंदर अगर हम नरम लोहे की छड़ रख देते हैं तो क्या होता है, विद्युत गुजारने पर वो नरम लोहे की छड़ जो है विद्युत चुंबक की तरह काम करती है। और इस तरह से हम इस परिनालिका का विद्युत चुंबक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा भौतिक विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखिए हमारे सिलेबस में नहीं है, थर्ड मोटर वाला भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला देखिए ये इसी के पहले के ही भाग थे, 5 जो ये हमारा था 3 और 2 उसमें था, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पहले दे रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 2 नंबर में है। विद्युत टोस्टर तथा विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? देखिए मिश्र धातु जो होती हैं उनकी प्रतिरोधकता है उसकी घटक धातुओं से जो है अधिक होती है, और जब प्रतिरोधकता अधिक होती है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करने में सहायता करती है। और मिश्र धातु का जो गलनांक होता है वो धातुओं से ज़्यादा होता है, और जिस कारण तापमान अगर बढ़ भी जाता है तो जो है मिश्र धातु का उपचयन नहीं होता, इनका ऑक्सीकरण नहीं होता। इसलिए जो है विद्युत टोस्टर तथा विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देखिए। उत्तल दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा होता है। अवतल दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। उत्तल दर्पण यह परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाले किरणों को फैला देता है। अवतल जो है यह परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। और जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। इसलिए इसका उपयोग जो है हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो ड्राइवर है पीछे का जो है उसको साफ साफ सारा छोटा करके सीधा दिखाई दे जाए और वो सेफ सुरक्षित तरह से अपना साधन चला सके। इसका जो है तीसरा जो पॉइंट है वो है अवतल दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की स्थिति के आधार पर बनेगा, कि वो वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा या सीधा बनेगा, छोटा या बड़ा बनेगा। तो वो वस्तु कहाँ रखी है उसके हिसाब से बनेगा। और इसका उपयोग जो है सर्च लाइट में, टॉर्च में, सौर भट्ठी में
और दांतों वाला डॉक्टर का भी इसका इस्तेमाल करता है दांतों का साइज़ बड़ा करके देखने के लिए। शेविंग दर्पणों में इन जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वाहन जो होते हैं उनके अगर दीपों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लाइट होती हैं उनका जो वहाँ पर होता है अवतल दर्पण होता है। तो इस तरह से इन सब का उपयोग किया जाता है। तो ये अंतर हो गया हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। ये जो हमारा नाइट्रोजन वाला है ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अगला देखिए, ये परमाणु साइज और ये वाला भी नहीं है, आधुनिक आवर्त सारणी वाला भी नहीं है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 नंबर का है 5वां क्वेश्चन। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा दें। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका जो हमारा वो क्या है रिएक्शन जो दे रखी है वो देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर उसको हीट करते हैं उष्मा देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये इसकी संतुलित अभिक्रिया है। तो ये 2 नंबर में आपको मिल जाए, एक की अभिक्रिया हो जाएगी और एक की डेफिनेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, Na2CO3 10H2 का सामान्य नाम धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट होता है। इसका नाम साधारण नाम जो है धावन सोडा होता है। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। कठोर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा, ये हमारा 2 नंबर में है, नहीं 3 नंबर में है। 1 नंबर का तो सामान्य नाम हो गया, 2 नंबर में इसके उपयोग है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब हमारा जो है ये स्टार्ट हो रहा है जीव विज्ञान। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 5 नंबर वाला है। 5 नंबर वाले में पहले जो है तो वैसे पहले वाला है वो 3 नंबर और 2 पार्ट में बटा है, ए और बी में। ए वाला देखते हैं, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। ये देखिए 7 तरीके दे रखे हैं उत्सर्जी उत्पाद के लिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ऑक्सीजन बनती है उसको रंध्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं तो ऑक्सीजन से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा क्या है, अगर उसके अंदर अतिरिक्त जल है तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को भाप के रूप में रंध्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तीसरा, पादपों में कुछ ऊतक जो होते हैं मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। यानी जो पत्ती में अगर कुछ है मृत ऊतक है या कुछ भी वो है तो उसको पत्तियां जब से नीचे गिरेंगी तो मृत ऊतक वह उसके साथ ही गिर जाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थों को अपनी रिक्तिका में संचित कर लेते हैं तो ये रिक्तिका में भी संचित हो जाते हैं। 5वां पॉइंट जो है, पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। पत्तियों में भी अपशिष्ट होते हैं। रेजिन गोंद जो है पुराने जाइलम में संचित हो जाते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट आप लिख देना, बिल्कुल आसान है। और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब ये पार्ट देखिए, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ये 2 नंबर में है। स्वपोषी पोषण क्या है? वह पोषण जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड या पानी लेकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जो स्वपोषी पोषण है वो खाना स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन विषमपोषी पोषण में जो है वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, वे या तो पौधों के द्वारा बनाए गए उत्पाद पर डिपेंड करते हैं या फिर वो दूसरे जीवों द्वारा बनाया गया भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें और इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती, तो आप ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। ये देखिए 3 पथ हैं। शुद्धांतर में क्या होता है, भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट जाता है तो ग्लूकोज को जो है रक्त द्वारा रुधिर वाहिकाओं द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और वहाँ पर ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में हो जाता है। और अब 3 कंडीशन होती हैं ऑक्सीजन की, उनके हिसाब से फिर है हमारे पाइरूवेट का जो है विखंडन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल अनुपस्थित है, तो ईस्ट में होता है ऐसा। ईस्ट जो है अवायवीय रूप से शोषण करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो पाइरूवेट का विखंडन है वो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। पाइरूवेट 3 कार्बन वाला है, लेकिन जो इथेनॉल है वो 2 कार्बन वाला होता है और एक जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाती है। इस तरह से ये बैलेंस भी हो जाता है। अगर
ऑक्सीजन की कमी है, अभाव है, जैसे हमारी मांसपेशियों में होता है, तो जो पायरुवेट है वो उसका विखंडन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है और यहाँ भी ऊर्जा निकलती है। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन ही होते हैं, पायरुवेट भी 3 कार्बन का ही है। और अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायु अवशोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो ये पायरुवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाता है और ऊर्जा निकलती, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये पायरुवेट का विखंडन है, 3 रास्ते अपनाता है इस तरह से। अब अगला देखिए, ग्लूकोज वाला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगला है 8वां क्वेश्चन, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। मानव में वृषण के क्या कार्य, पहला है इसका शुक्राणु का उत्पादन करना, शुक्राणु का निर्माण में हेल्प करता है। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन भी करता है और उसका स्रावण भी, सिक्रीशन भी करता है। तो ये हमारा जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। पुष्प के अनुद रेखाट का नामांकित चित्र देखिए, ये पुष्प है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर, दल यानी पंखुड़ी, और चौथा है बाह्य दल। पहला पार्ट जो हमारा पुंकेसर है वो पुष्प का नर जननांग भाग होता है और इसके 2 भाग होते हैं, एक परागकोश होता है और एक तंतु होता है। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। दूसरा जो भाग है स्त्री केसर, जो पुष्प के मध्य में पाया जाता है। स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा जननांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, एक वर्तिकाग्र जो चिपचिपा होता है जिस पर परागकण आकर गिरते हैं, ये देखिए ये वर्तिकाग्र है, पुष्प का वर्तिकाग्र है। बीच वाला जो वर्तिका है ये परागनलिका को लेकर अंडाशय तक आती है और अंडाशय, ये नीचे अंडाशय मोटा उभरा हुआ भाग है, ये अंडाशय होता है, इसके अंदर बीजांड होते हैं। बीजांड से बीज बन जाता है, अंडाशय से फल बनता है, देखिए लिखा भी हुआ है, अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनते हैं। फिर तीसरा भाग जो आ गया हमारा पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, दल भी बोलते हैं इनको। पंखुड़ियाँ के अलग अलग रंग की होती हैं और ये जो अलग अलग रंग है ये कीटों को आकर्षित करते हैं और जो फिर परागण में सहायता करते हैं। चौथा है बाह्य दल, ये हरे रंग की होती हैं, ये हमारी कली की सुरक्षा करती हैं, पुष्प की कली की सुरक्षा करती हैं। इस तरह से आप अगर डायग्राम बना दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा जो भाग 1 है वो ख़त्म हो गया है सब्जेक्टिव। अब भाग 2 स्टार्ट हो गया है 2021 के सेट डी का भाग 2, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, पहला है भौतिक विज्ञान, 10 मार्क्स का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बतानी है। देखिए वक्रता त्रिज्या होती है आर बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, फोकस दूरी, तो एफ निकालनी है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है आर इजिकल टू 2F। तो आर तो दे रखा है इसलिए एफ निकालना है, तो एफ को आगे ले आएंगे और r/2 हो जाएगा। फिर आर हमारा 15 है और 2 से कर देंगे तो ये 2 से भाग करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर हमारी इसकी फोकस दूरी आ जाएगी गोलीय दर्पण की। तो ये इसका हो जाएगा 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी होती है लगभग। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। पहले ऑप्शन 25 मीटर, बी वाली ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 2.5 मीटर और डी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। तो हमें अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो अल्पतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर में है और 25 ये याद रखना है। तो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रकाश के डैश के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो प्रकीर्णन आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, परावर्तन है ना, अपवर्तन प्रकीर्णन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। विभवांतर का ऐसा ही मात्र क्या है, देखिए ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का होता है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। और वोल्ट किसका है, विभवांतर का। तो यहाँ विभवांतर का पूछा गया है, तो विभवांतर का जो राइट आंसर है वो वोल्ट है, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आगे चलिए। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है, ये भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है।
अब हमारा रसायन विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। रसायन विज्ञान 8 क्वेश्चन है इसमें, 8 एक नंबर के हैं सभी। तो पहला क्वेश्चन देखिए 11वां, यानी कि रसायन विज्ञान का पहला, कैल्शियम कार्बोनेट है, रिएक्शन है, उष्मा दी गई उसको, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो एक क्वेश्चन क्या है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन। अब देखिए क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक होने चाहिए, लेकिन एक ही अभिकारक है तो ये कट जाता है, संयोजन अभिक्रिया नहीं है। बी भाग देखिए वियोजन अभिक्रिया, देखिए एक अभिकारक है और अभिक्रिया के बाद ये इसके 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो वियोजन वही अभिक्रिया होती है इसमें 1 से 2 उत्पाद बनते हों, एक अभिकारक से 2 उत्पाद बनते हों, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, वियोजन अभिक्रिया। अगला देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 1 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ये हमारा ये इसका जो रसायन विज्ञान का दूसरा क्वेश्चन था। आगे देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडे में अगर हम टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर तैयार हो जाता है। तो इसका आंसर है टार्ट्रिक अम्ल, 1 नंबर का है ये भी। अगला देखिए 14वां, कौन सी धातु को भंडारण के लिए केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, सोडियम को, क्योंकि ये सबसे अभिक्रियाशील धातु है, और जो अभिक्रियाशील धातु होती है वो एकदम हवा में अपने आप आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसकी परमाणु संख्या देखियो 13 होती है। तो पहले उसमें कक्ष में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8, फिर 3। तो ऐसा किस में है, ऐसा सी ऑप्शन में है 2, 8, 3। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा 2, 8, 3। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें, अब 16वां क्वेश्चन देखिए, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे बंध होते हैं, एक भी डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो वो एल्कीन कहलाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा एल्कीन। पेंटेन का रासायनिक सूत्र देखिए, पेंटेन का रासायनिक सूत्र कैसे पता चलेगा, पेंटेन का हमारा आपको जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, एल्केन का CnH2n+2 एन पेंटेन, पेंटेन में हमें पता होना चाहिए पेंट है, पेंट यानी 5 कार्बन है, तो एन का जो वैल्यू है यहाँ पर 5 है, तो C5, ये देखिए इस पहले वाली ऑप्शन में ए में C 2 हैं, बी में 3 हैं, डी में 4 हैं, और ये सी में देखिए 5 हैं। तो पेंट का पूछा है तो यहाँ C5 देखते ही ये आंसर ठीक हो जाना चाहिए। C5 और H2n 5 दूनी 10 + 2 2 12, जो C5H12 है। वैसे पेंट का 1 5 वाला कार्बन है, इसलिए सीधा यही आंसर आएगा। अगर 2 5 वाले हो तो तब तो डाउट हो जाता है भी कौन सा होगा, तो 5 वाला एक ही है, 5 कार्बन वाला फॉर्मूला, तो ये पेंटेन का यही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन। 18वां देखिए कार्बन की संयोजकता बतानी है। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। पहले कक्ष में 2 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, तो जो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग उसकी संयोजकता ही होती है। जैसे 4 है तो इसकी संयोजकता 4 हो गई है। अब हमारा स्टार्ट हो गया है जीव विज्ञान खंड से, ये 12 नंबर का दे रखा है, देखिए 12 नंबर का, यानी 12 क्वेश्चन है। अब मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है, श्वसन से नहीं है, परिवहन से नहीं है, पोषण से नहीं है, उत्सर्जन से। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, उत्सर्जन। 20वां क्वेश्चन देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, खाली स्थान भरना है हमने, तो शुद्रांतर होता है सबसे लंबा भाग, तो यहाँ शुद्रांतर आ जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पादपों में जल और खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति में सहायक होती है, यानी पानी और खनिज लवण को ऊपर की ओर कौन लेके जाता है, कौन सहायता करता है। श्वसन नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेगा, वृद्धि भी नहीं करेगी, वाष्पोत्सर्जन है, ये हेल्प करती है। पानी जब भाप के रूप में बाहर निकलता है रंध्र द्वारा तो एक कर्षण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पानी और खनिज लवण एक ऊपर की ओर गति करते हुए चले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, कशेरुकदंड बोलते हैं, या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों मिलकर करते हैं, तो इसका तंत्रिका तंत्र आ जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस विधि से होता है, खंडन स्पाइरोगैरा में होता है, द्विखंडन आ जाएगा इसका आंसर, बहुखंड प्लाज्मोडियम, मुकुलन, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव की कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है,
ये आंसर है भाई। स्पायरोगैरा भी नहीं होता, अमीबा भी नहीं होता, प्लाज्मोडियम भी नहीं, लेशमानिया है इसका जो राइट आंसर है इसका डी, लेशमानिया। 26वां क्वेश्चन देखिए, नियम इस बात का निर्धारण, किसके नियम, मेंडल के नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। तो किसके नियम है, रूल ऑफ मेंडल। मेंडल के नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि जो विभिन्न लक्षण हैं वो विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए, पुरुषों में गुणसूत्र कौन से होते हैं, इनमें से एक्स नहीं, वाई नहीं, दोनों हैं, एक्स और वाई ये गुणसूत्र पुरुष में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ए घास, मछली, बकरी नहीं आएगा, घास को मछली नहीं खाती, मछली को बकरी नहीं, घास गेहूँ आम ये भी नहीं होगा, घास बकरी मानव आ जाएगा, घास को बकरी खाती, बकरी को मानव, एक नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से शाकाहारी संबंधित है, देखिए शाकाहारी का पूछा गया है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो हमारे उत्पादक हैं पौधे हैं वो हमेशा पहले पोषक स्तर पे आते हैं। जो हमारे शाकाहारी हैं यानी कि पौधों को खाने वाले हैं वो द्वितीय पोषक स्तर पे आते हैं, तो इसका आंसर है द्वितीय, बी ऑप्शन है द्वितीय। देखो ये समझाया गया है, प्रथम पौधे प्रथम पोषक स्तर होते हैं और जो शाकाहारी हैं वो द्वितीय पोषक स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, अग्निशमन में या दोनों में, तो इसका आंसर है दोनों, ए और बी दोनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव पेपर है जो है सॉल्व हो गया है, आपके बहुत काम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट में अपने डाउट ज़रूर लिख के भेजें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो के लिए अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगली वीडियो देखने के लिए कल मिलेंगे, धन्यवाद।